बेरोजगारी ये हमारी देश की वो सबसे बड़ी समस्या है जो आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से चली आ रही है। और क्या ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व होगा? जिस तरह से यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि हमारी जीडीपी बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर चुकी है, तो मुझे एक बात यहाँ पे समझ में नहीं आ रही कि 141 करोड़ लोगों में 80 करोड़ लोग राशन पे गुजारा कर रहे हैं और वहीं 100 में से 83 युवा बेरोजगार हैं। तो फिर इतना सारा पैसा किसके पास? हमारी जीडीपी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन ये सारा पैसा देश के 10% अमीरों के पास ही है और देश में 90% लोग गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। और इसके लिए सरकार ही नहीं बल्कि सरकार और हम दोनों इसके लिए जिम्मेदार हैं। The nationwide joblessness rate has now risen to 8.11% in April. In the year 2000, around 35% of Indian youth were unemployed. उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। देखिए, बेरोजगारी का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार कोई नौकरी ढूंढता है, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिलती, जिसे हम अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगार कहते हैं। अब ये अनएम्प्लॉयमेंट अलग अलग तरीके के होते हैं। अब बात करें सरकारी नौकरियों की, तो हमारे देश में 17 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियों के पद खाली हैं और वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि भारत में अगर बेरोजगारी से निपटना है तो हर साल देश में 81 लाख नौकरियां देनी होंगी। हमारे यहाँ सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकलती कितनी है? जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। यहाँ पर देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट, यूपी पुलिस में मैसेंजर्स के लिए 62 पदों पर भर्ती निकली थी, जिसमें 3700 पीएचडी होल्डर्स, 50,000 ग्रेजुएट्स और 28,000 पीजी वालों ने आवेदन किया। और पता है इस पद के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या थी? क्लास 5। और सबसे ज्यादा बुरा हाल उन स्टूडेंट्स के साथ होता है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। 7 साल, 8 साल, 10 साल तक ये सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। कभी इनका एग्जाम नहीं निकलता तो कभी पेपर लीक, और सरकार भी इस पेपर लीक को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। पिछले 5 सालों में 15 राज्यों में 41 बार पेपर लीक हो चुका है। अब इससे जरा सोचिए कि इससे कितने छात्रों का टाइम तो छोड़िए, उनकी लाइफ भी कितनी बर्बाद हुई हो। और ऐसे स्टूडेंट्स पर क्या बीतता है ये उनके अलावा कोई समझने वाला भी नहीं है। यहाँ पर देखिए 2017 में एनसीटीई के आदेश पर एक एनआईओएस से डीएलएड का कोर्स करवाया गया, जिसमें 14 लाख से अधिक छात्रों ने कोर्स किया। और 6 साल इंतजार करने के बाद जब शिक्षक की भर्ती निकलनी शुरू होती है तो उसी समय 2023 में सुप्रीम कोर्ट से आदेश आता है कि एनआईओएस से जिन लोगों ने डीएलएड किया है उनकी डिग्री इनवैलिड है। अब उस समय जिन जिन लोगों ने केवीएस का भी एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, वो इस फैसले की वजह से ये नौकरी नहीं कर पाए। अब जरा सोचिए कि इससे जो छात्र हैं कितने डिप्रेशन में चले गए होंगे, और इस दर्द को सरकार भी नहीं समझने वाली है। अलग अलग परीक्षाओं की वजह से पता नहीं कितने छात्रों ने सुसाइड किया होगा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के एक रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में आत्महत्या की दर सबसे ज्यादा, जिसमें प्रतिदिन 2 लोग बेरोजगारी की वजह से अपनी जान गंवा रहे थे। और इसके अलावा बेरोजगारी की वजह से हमारे देश में पता नहीं क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग मेंटली प्रेशर में आ जाते हैं और लोग पैसे कमाने के लिए पता नहीं किस हद तक चले जा रहे हैं, क्योंकि पैसा तो किसी भी हाल में कमाना ही। और इस वजह से चोरी, फ्रॉडगिरी, ऑनलाइन स्कैमिंग, इन सब के भी मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और पता है भारत में 45% लोगों की महीने की एवरेज सैलरी कितनी है? 10,000 से भी कम। और यहाँ पर भारत में रोजगार न मिलने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे पॉपुलेशन का बढ़ना। जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट उतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। दूसरा कारण है लोगों में कौशल की कमी। भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य के आधार पर 174 देशों में 116वें नंबर पर स्थान मिला है। इससे हमें पता चलता है कि भारत में शिक्षा का स्तर कितना लो है। और हमारे भारत में जो एजुकेशन सिस्टम है, इसको बदलने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारे भारत में एजुकेशन सिस्टम बहुत पुराना है। और आज भी यहाँ पर बच्चे रट्टा मारने पर ज्यादा फोकस करते हैं कि रट्टा मार के कैसे एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाया जा सके। देखिए, नॉलेज के साथ बच्चों में कौशल विकास भी बहुत जरूरी है। शिक्षा के साथ साथ उनके अंदर कुछ स्किल भी डेवलप होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर किसी का सरकारी नौकरी हो, लेकिन अगर उस व्यक्ति के पास कोई अपना स्किल है तो वो उससे आगे बढ़ सकता है, वो उससे अपना नया स्टार्टअप कर सकता है, वो उससे कहीं दूसरी जगह नौकरी कर सकता है। मैं यहाँ पे पकौड़े तलने की बात नहीं कर रहा। हमारे यहाँ जितना ज्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, रोजगार के चांस उतने ज्यादा बढ़ेंगे। लेकिन इसमें सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों को एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। जब तक कि इन प्राइवेट सेक्टर्स में सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी, रोजगार के मामले जो है बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने वाले। क्योंकि प्राइवेट कंपनियां जो है ये तो बहुत कम एम्प्लॉयज रखना चाहती है, क्योंकि उन्हें पेमेंट ज्यादा ना देना पड़े, और उन्हीं से वो बहुत ज्यादा हार्डवर्क करवाते हैं, ओवर टाइम करवाते हैं। इसलिए इसमें सरकार को इंटरफेयर करना बहुत ही जरूरी है। सरकार को यहाँ पर छोटे छोटे स्टार्टअप पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा सरकार रिसर्च और डेवलपमेंट में भी इन्वेस्ट कर सकती है, जिससे कि नए इंडस्ट्रीज और प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट होगा और फिर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उसके बाद जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उदाहरण के लिए आप चाइना को देख, यहाँ टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हब है और सबसे ज्यादा रोजगार और सबसे ज्यादा लेबर वर्क वहीं पर है। जाते जाते मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा
कि यहाँ पर सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिलकर काम करने की बहुत ज़रूरत है। उसके अलावा यहाँ पर सरकार को नए पॉलिसी और नए स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना होगा, जिससे कि भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया जा सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।